हॅलो एव्हरीवन. आजच्या लेक्चर मध्ये आपण अर्धवट पॉइंट एक आपला झालेला आहे. मागच्या लेक्चरला आपण तो राईट्स ऑफ अन अनपेड सेलर तर तिथपर्यंत आपण आलो होतो. त्यामध्ये आपण फर्स्ट पॉइंट स्टडी केलेला आहे अगेन्स्ट बोर्ड्स. जसं मी तुम्हाला इथे डायग्राम दाखवू शकते. राईट्स ऑफ अन अनपेड सेलर मध्ये ही जी डायग्राम आपण पाहिली इथे स्टार्ट केलेलं आहे. ओके, आता बोर्ड्सच्या अगेन्स्ट काय काय प्रोव्हिजन होत्या, लीन म्हणजे काय, कशा पद्धतीने गहाण ठेवलं जातं किंवा एखादा गुड्स सेल केल्यानंतर त्या अनपेड सेलरकडे काय राईट्स असतात, तर सेकंड राईट्स त्यांनी इथे मेन्शन केलेला आहे. बघा, तुम्ही इथे बघू शकताय राईट्स ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रान्सिट. स्टॉप करायचं, तुम्हाला गुड्स पाठवणार नाही, अनपेड सेलर आहे, बरोबर की नाही. तुमच्याकडे काही राईट्स असले पाहिजे, तुमचे गुड्स आहेत, तुम्हाला जर एखादा पेमेंट करत नसेल तर मी काय केलं पाहिजे. तुम्ही म्हणाल मॅडम मी काही करू शकतो, मी जो कोणी बायर आहे त्याला मारू शकतो, त्याला ब्लॅकमेल करू शकतो किंवा त्याचं नुकसान करू शकतो. म्हणजे तुमच्या पद्धतीने तुम्ही प्रत्येक जण वेगवेगळा विचार करेल. पण इथे आपल्याला ऍज पर लॉ प्रोव्हिजन स्टडी करतोय आपण की एखादा जर तुमचे पैसे परत देत नसेल, तुमची जी काही पेमेंट हाफ पेमेंट त्याच्याकडे आहे, तर मग तुमच्याकडे काय राईट्स असतील. बिझनेस मध्ये हा पार्ट खूप महत्वाचा आहे, कारण लिगली जेव्हा तुम्ही कुठल्या गोष्टींचा विचार करता तेव्हा तिथे तुम्हाला अशा पद्धतीच्या जर लॉच्या प्रोव्हिजन्स माहिती असतील तर कॉन्फ्लिक्ट होणार नाहीयेत. तुम्हाला कायदेशीररित्या न्याय मागू शकता तुम्ही. तर त्यामुळे इथे आपल्याला हे वन बाय वन स्टडी करायचं आहे. पण मागच्या वेळेस त्यामुळे एकदम सगळे राईट्स घेतले नाही. पण आता सेकंड पॉइंट वर होतो इथे राईट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रान्सिट. सो लेट्स सी द right of stoppage in transit means the right of stopping the goods while they are in transit to regain possession and to retain them until the price is paid. आपने ट्रांसिट किया मतलब बेली के थ्रू आप लोग जो ट्रांसफर कर रहे हो, तो ऐसे हालात में आपको स्टॉप करना है उसका जो भी ट्रांसिट है गुड्स का, रिगेन पोजीशन, आपको वापस उसका पोजीशन लेना है. म्हणजे ते परत तुमच्या ताब्यात घ्यायचे गुड्स, रिटेन देम अंटिल द प्राइस इज पेड. तुम्ही परत केव्हा देणार आहात ते गुड्स बायरला, जेव्हा तो रिमेनिंग तुमचं पेमेंट जे आहे ते पेड करेल. ओके, so the essential feature of stoppage in transit is that the goods should be in possession of someone intervening between the seller and the buyer. अभी यहाँ पे जो फीचर्स है कि ट्रांसिट को कब रोका जा सकता है, तो यहाँ पे इंटरवेंशन्स, मध्यस्थी कोणाची असेल, सेलर आणि बायरच्या मध्यस्थी कोण करेल. सो व्हेन कॅन द राइट बी एक्सरसाइज. अभी आपके राइट्स कब यूज करने हैं. द सेलर हैज पार्टेड विद द पोजीशन ऑफ गुड्स. इज दैट ट्रू और नॉट. इट इज ट्रू, क्योंकि एक पार्ट है सेलर, उस जो भी कॉन्ट्रैक्ट बना है, सेलिंग का कॉन्ट्रैक्ट बना है सेलर और बायर के बीच में, आप तो उसका एक पार्ट हो. गुड्स आपके मतलब की आपके हात में है, उसका पोझिशन, त्याचा ताबा तुमच्याकडे आहे. तेव्हा तुम्ही काय करू शकता की जोपर्यंत पूर्ण पेमेंट होणार नाही तोपर्यंत स्टॉप करू शकता ट्रांसिट. ओके ना. त्यानंतर बायर हैज नॉट टेकन पोजीशन ऑफ द गुड्स. अभी तक तो बायर के हाथ में गुड्स दिए ही नहीं है, तब भी हम स्टॉप कर सकते हैं डिलीवरी को, ट्रांसिट को रोक सकते हैं ना. द बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट. अगर आपको समझ में आ रहा है कि बायर के पास तो कुछ भी नहीं, इंसॉल्वेंट का मीनिंग उन्होंने प्रॉपर मराठी में अगर देखा जाए तो हम देख सकते की दिवाळखोर असणे. ही एक म्हण आहे, आपण वाक्यात उपयोगकारामध्ये वापरतो बऱ्याचदा. दिवाळखोर असणे म्हणजे काय, की ज्याच्याकडे काहीही नाही, तुम्हाला तो पेमेंट करू शकत नाही. जसं आपण कॉन्ट्रॅक्ट बनवताना सुरुवातीलाच पाहिलं की दोन्ही पार्टीज त्यांची जी काही लायबिलिटी आहे कैपेबल है कि नहीं. हमने देखा ना कि ए पार्टी बी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाती है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैपेबिलिटी को स्टडी करेंगे, अंडरस्टैंडिंग को स्टडी करेंगे, दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग है, दोनों पार्टीज कैपेबल है, तो ही हम कॉन्ट्रैक्ट बनेगा या वो लॉन्ग टर्म तक चल सकता है, ये देखते हैं ना. तो ऐसे हालत में जब हमें पता चलता है बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट, एट दैट टाइम यू हैव टू स्टॉप दैट ट्रांसिट. इज दैट क्लियर ना. सो ये व्हेन कैन द राइट बी एक्सरसाइज, यहाँ पे आपको समझ में आया होगा. ओके ना. हाउ इज स्टॉपेज ऑफ ट्रांसिट एक्सरसाइज. अभी किस तरह से हम ये एक्सर्शन किस तरह से किया जाएगा, एक्सरसाइज का कैसे होता है ट्रांसिट का.
The unpaid seller may exercise the right of stoppage in transit in any one of the following two ways. अभी किस तरह से रोक सकते हैं? आप बोलोगे कि मैडम अभी रोकना तो ये तो फाइनल हुआ कि हाँ जब उनके हाथ में गुड्स है ही नहीं, एट दैट टाइम हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि हमें नहीं करना है, ट्रांसफर नहीं करना है गुड्स को। हमने यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में हमने देखा व्हेन कैन बी राइट बी एक्सरसाइज। अभी नाउ हाउ इज स्टॉपेज ऑफ ट्रांसिट एक्सरसाइज, किस तरह से रोकना है? बाय टेकिंग एक्चुअल पोजीशन ऑफ द गुड्स। एक्चुअल मतलब क्या है कि बहुत बार क्या होता है कि हमने शिफ्टिंग के लिए तो जो बेली है उसके हाथ में देख कर रखा है वो गुड्स को, ऑन द वे है। हम लोग बहुत बार बोलते हैं गुड्स ऑन द वे है, तो ऐसे हालात में हम लोग कुछ कर नहीं सकते। बहुत बार डिसीजन गलत हो सकता है या बेली जो है वो कितना ट्रूथफुल है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर एक्चुअल हमें क्या करना है, उसका पोजीशन लेना है बाय टेकिंग एक्चुअल पोजीशन ऑफ द गुड्स। उसके बाद तो किसी हालत में वो ट्रांसिट नहीं किए जाएंगे आपके पास अगर है एज अ सेलर। अनपेड सेलर है ना। Next thing we have, by giving notice of his claim to the carrier or other bailey in whose possession the goods are. अगर आपने बेली के हाथ में भी गुड्स दिए ट्रांसिट के लिए तो भी हम क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं या नोटिस दे सकते हैं बेली के लिए। जो ट्रांसफर करने वाला कैरियर है तो उसे नोटिस दिया जा सकता है कि आप जहाँ पे हो वहीं पे रुक जा, ये ट्रांसिट नहीं करना है, यहाँ पे हमें रुकवाना है ट्रांसिट को। किस तरह से रोक सकते हैं? नोटिस के थ्रू भी रोक सकते हैं। ओके ना। सो व्हेन इज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांसिट लॉस्ट? व्हेन इज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांसिट लॉस्ट? अभी कब होता है ये स्टॉपेज इन ट्रांसिट लॉस्ट, कब होता है वो कंडीशन हमें देखनी है। अनपेड सेलर तो बहुत एंगल से स्टडी कर रहा है भाई यहाँ पे। आपको भी अगर कभी बिजनेस करना है तो आपको भी इतने सारे थिंग्स को स्टडी करना पड़ेगा, उसके बाद हम किसी एक डिसीजन पे आ सकते हैं कि सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है, उसके ऊपर डिपेंड क्या है कि हमारा राइट्स कौन से, हमारे राइट्स कौन से है। तो हमें अगर वो राइट्स को यूज करना है तो कंडीशन को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कब हम ये स्टॉप कर सकते हैं या ट्रांसिट का जो राइट है वो लॉस्ट कब होता है? इफ द बायर और हिज एजेंट ऑब्टेन्स पोजीशन। अभी बायर के हाथ में है वो प्रोडक्ट, आपने सेल किया है तो वो छीन के तो नहीं ले सकते, है कि नहीं? कोई एक चीज आपने सेल कर दिया, आपका सेलिंग का कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, अभी उसके हात में उसका काय आहे पोझिशन, जे त्याच्या ताब्यात ते गुड्स आहेत त्यावेळेस तुम्ही ट्रान्सिट काय करू शकत नाही, स्टॉप करू शकत नाही। तो काय करू शकतो, तो सांगेल मला वाटलं तर मी व्यवस्थित त्याचा वापर करेल, अदरवाइज ते तोडून फोडून टाकेल, डॅमेज करेल त्या प्रोडक्टला। म्हणजे त्याच्याकडे ते त्याचा ताबा मिळाल्यामुळे तो बायरचे राइट्स राहिले की तो काय करेल त्या गुड्स सोबत। त्यामुळे तुम्ही तिथे ट्रान्सिट रोखू शकत नाही। इफ आफ्टर अरायवल ऑफ द गुड्स एट द appointed destination the carrier or really acknowledges to the buyer that he holds the goods on his behalf। यहाँ पे क्या हुआ कि जो आपने डेस्टिनेशन फिक्स किया था, जिस डेस्टिनेशन पे आपको वो जो गुड्स है वो क्या करने थे, ट्रांसिट करने थे, वहां पे तो कैरियर के थ्रू क्या हुआ कि उस डेस्टिनेशन तक पहुंच चुके हैं। एट दैट टाइम यू आर नॉट स्टॉप दैट ट्रांसिट। अब एक्चुअली जो प्लेस आपने डिसाइड की थी उस प्लेस पे तो वो पहुंच चुके हैं, तो बायर्स के हाथ में वो प्रोडक्ट है, गुड्स है, तो इस हालात में भी हम स्टॉप नहीं कर सकते ट्रांसिट को। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पेज। If the carrier or very wrongfully refuses to deliver the goods to the buyers or his agents, अभी wrongfully refuses, यहाँ पे कैरियर जो भी है जिसके थ्रू आपने क्या किया, डिलीवरी की है, तो उसने जो गुड्स है बायर के लिए, जो भी आपने गुड्स परचेस किए थे, बायर ने जो गुड्स परचेस किए हैं, तो wrongfully refuses मतलब क्या है, गलत तरीके से उसने इनकार कर दिया डिलीवरी के लिए। बेली कौन है? इंटरमीडिएरी है, पता है ना, मिडिल पर्सन जो जिसके थ्रू वो ट्रांसिट हो रहे हैं गुड्स। तो wrongfully refuses to deliver the goods to the buyers or his agents. At that time, you are unable to stop that transit.
क्योंकि बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कि किसी पे ट्रस्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम एक जॉब उसके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी जाती है, अगर वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से नहीं कर रहा है तो ऐसे हालात में भी हम लोग क्या होता जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं कि वहां पे हम रोक नहीं सकते, इस हालात में इस कंडीशन को रोक नहीं सकते ट्रांसिट को। रॉन्गफुली रेफ्यूज मतलब क्या, गलत तरीके से उसने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का यूज किया और बायर्स के हाथ में जो गुड्स दिए तो डिलीवरी सही तरीके से नहीं हो रही, तो ऐसे भी हालात में हम क्या कर सकते हैं कि रोक नहीं सकते उस ट्रांसिट को। Last point, they have where the part delivery of the goods has been made to the buyer or his agent. See again, the remainder of the goods may be stopped in transit. But if such part delivery has been given in such circumstances as to show an agreement to give up possession of the whole goods, the transit comes to an end at the time of delivery. See. At the time of part delivery. तो अभी इसमें एक एग्जांपल हम स्टडी करेंगे। A in Mumbai sends goods to buyer B. बायर कौन है? B है। सेलर कौन है? A पार्टी है। In पुणे through a carrier. अभी ये जो B पार्टी है जिसने बाय किया है गुड्स को, वो पार्टी कहाँ से है? पूना से है। पुणे थ्रू अ कैरियर, कैरियर के थ्रू हम पुणे में क्या कर रहे हैं? ए इन मुंबई सेंड्स गुड्स टू बायर बी इन पुणे थ्रू अ कैरियर। मुंबई में है ए पार्टी जो कि बी में पुणे पार्टी, पुणे में जो पार्टी है बी पर्सन है, उसे क्या कर दिया आपने? ट्रांसिट कर दे गुड्स को। ओके, द गुड्स आर इन ट्रांसिट व्हेन इट लीव्स एज पोजीशन। अभी सिचुएशन कैसी है देखो, गुड्स को ट्रांसिट किया ए ने मुंबई से पुणे के लिए। एट दैट टाइम गुड्स आर इन ऑन द रोड, मतलब क्या है कि बीच में ये ना मुंबई में है ना पुणे में है। आर इन ट्रांसिट व्हेन इट लीव्स एज पोजीशन। अभी ए की जो पोजीशन है वो तो छूट गई, ए ने तो ट्रांसमिट कर दिया एंड बी और हिज एजेंट हैज नॉट टेक हिज पोजीशंस। मतलब अभी तक वो बी के पास भी नहीं पहुंचा है, उसका पोजीशन नहीं है। ए से तो पोजीशन छूट गया है, मतलब मुंबई और पुणे के बीच है वो गुड्स। तो ऐसे हालात में भी हम नहीं रोक सकते ट्रांसिट को। हम लोग कौन सा पॉइंट देख रहे थे अभी? When is right of stoppage in transit lost? आपका ट्रांसिट लॉस्ट कब होता है? जब दोनों पार्टीज के हाथ में उसका पोजीशन नहीं रहता, वो ऑन मतलब कि जो इंटरमीडिएरी है उसके थ्रू, कैरियर के थ्रू, बेली के थ्रू अगर ट्रांसमिट हो चुका है, तो ऐसे हालात में भी आपका ट्रांसिट जो है, राइट जो है स्टॉपेज का, तो वो लॉस्ट हो सकता है। ओके, सो यहाँ तक समझा है? Is that clear? Right of resale, थर्ड पॉइंट है। अनपेड सेलर जो भी उसके राइट से, रीसेलिंग का राइट है उसके हाथ में। हम बहुत बार क्या करते हैं की कोई एक बायर अगर आपके मुंह लगता है बहुत, मतलब ज्याला आपण म्हणतो ना, खूप चौकशा करणारा आहे, खूप कन्व्हिन्स खूप करतो किंवा खूप डिस्काउंट मागतो, त्याच्याकडे म्हणजे कधीही तो सांगितलेल्या प्राइसला परचेस करणारा नाही, तर तुम्ही सेलर आहात, तुम्ही दुसऱ्या कोणाला सेल करू शकता, नॉट नेसेसरी टू सेल दॅट बायर। मग इथे तुम्हाला अनपेड सेलर म्हणून रिसेलिंगचे राइट्स केव्हा असतात ते पण माहिती असलं पाहिजे। आपण मुद्दाम दुश्मनी काढायची म्हणून कधी कधी हा जर माझ्याकडे आला तर मी ह्याला सेल करणारच नाही असं म्हणून नाही चालत, कारण कस्टमरचे काही राइट्स असतात, मग तुमच्यावर ऑब्जेक्शन येऊ शकतं। मग तुम्ही जेव्हा अनपेड सेलर आहात तर तुमचे पैसे रिटर्न देत नाहीये, at that time the seller has exercised his right of lien or resume possession of the goods by exercising his right of stoppage in transit। अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि upon insolvency of the buyer he can resell the goods under the following circumstances। अभी कौन से circumstances दिए कि जहाँ पे आप ये right यूज कर सकते हो रीसेलिंग का? First thing, where the goods are of perishable nature। पेरिशेबल है मतलब क्या है?
खराब होणारे गुड्स आहेत. तर म्हणाल मॅडम गुड्स खराब कसे काय असू शकतात किंवा खराब कसे काय होऊ शकतात. जसं की फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो ना, पाव, ब्रेड, बटर जो अगर सही टेम्परेचर में हमने उनको स्टोर नहीं किया तो त्यावर बुरशी येते, बरोबर ना, खराब होतात, पेरिशेबल आहे, दैट प्रोडक्ट इज पेरिशेबल. सो एट दैट टाइम अगर आपको बायर का जो रिस्पॉन्स है वो सही नहीं मिल रहा है, तो आपके हाथ में ये भी राइट्स है कि आप उसको रीसेल कर सकते हो, किसी और बायर के लिए सेलिंग किया जाएगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट कैसे है, पेरिशेबल है, उसका नेचर कैसा है, पेरिशेबल, वो खराब होने वाले प्रोडक्ट से ज्यादा दिन तक वो टिक नहीं सकते. तो ऐसे हालात में हमें ये राइट्स का यूज करना है. ओके ना. सेकेंड थिंग इज दैट where the seller has given notice of his intention to resell the goods and yet the price remains unpaid. आप नोटिस भी देख सकते हैं ना बायर के लिए कि आपका आधा पेमेंट बचा है, आप अनपेड सेलर हो, बायर के लिए एक नोटिस, इंटेंशन क्या है आपका कि गुड्स को मुझे रीसेल करना है, अगर आपका पेमेंट नहीं मिल रहा है तो मैं ये जो बचे हुए मेरे गुड्स है ये तो मैं ये क्या कर सकता हूँ, रीसेल कर सकता हूँ. इज दैट क्लियर? Third thing is where the seller expressly reserves a right of resale if the buyer commits a default in making the payment. अभी ये कैसा है, एक्सप्रेसली रिजर्व्स. जैसे हमने दो तरह की वारंटीज भी देखे ना, इम्प्लाइड वारंटीज, एक्सप्रेस वारंटीज. इस तरह का है ये कि यहाँ पे आपके हाथ में कुछ राइट्स रिजर्व रहते हैं. जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उसके अंदर सामने वाली पार्टी अगर सही से रिस्पॉन्स नहीं दे रही, आपने 2 बार किसी को अगर कॉल किया उसने उठाया नहीं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको पास करनी थी उसका जो आपका जो इंटेंशन था वो इंफॉर्मेशन पास करना, वो इंफॉर्मेशन पास ना होने की वजह से अगर सामने वाली पार्टी का कोई भी लॉस हो रहा है तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, क्योंकि आपने 2 बार कॉल करने के बाद भी सामने वाली पार्टी का रिस्पॉन्स सही नहीं था या उसने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, तो उसका जो भी लॉस है उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है. ओके ना. वैसे ही यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त एज एन अनपेड सेलर आपके हाथ में कुछ राइट्स रिजर्व रहेंगे, यानी कि अगर आपको पेमेंट इन टाइम नहीं मिल रहा तो आप उस प्रोडक्ट को रीसेल कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? ओके. सो फोर्थ थर्ड राइट ऑफ रीसेल, उसके अंदर वेयर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज नॉट पास टू द बायर. डायग्राम के हिसाब से पॉइंट्स चल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप. वेयर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज नॉट पास टू द बायर, भी गुड्स पास नहीं हुए, तो ऐसे हालात में हम क्या कर सकते हैं, द अनपेड सेलर can exercise the right to withholding delivery of the goods. This right is similar to coextensive with the rights of lien and stoppage in transit where the property has passed to the buyer. Other remedies may include the right to claim damages for the loss suffered, special damages. अभी गुड्स अगर पास ही नहीं हुए, मतलब उसका पोजीशन बायर के हाथ में नहीं है, तो ऐसे हालात में हम लोग रोक सकते हैं ट्रांसिट को. जैसे हमने इसके पहले भी देखा, उन्होंने बताया कि इट इज the right is similar to and coextensive with the rights of lien. यानी कि rights of lien स्टडी किया हमने, उसके अंदर जो भी प्रोविजन आपको दिए कि अगर आपकी प्रॉपर्टी या गुड्स पास नाही हुए, बाहेर के पास उसका पोझिशन नाहीये, त्याच्याजवळ त्याचा ताबा मिळालेला नाहीये अजून, अशा केसमध्ये आपण ते गहाण ठेवू शकतो किंवा ट्रान्सिट स्टॉपेज करू शकतो. आणि बाकीचे काही पर्याय त्यांनी दिलेत. रेमेडीज म्हणजे काय की त्याच्यावरचे काही उपाय दिलेले आहेत की जसं तुम्ही डॅमेज साठी क्लेम करू शकता, अशा पद्धतीने स्पेशल डॅमेज आहे त्याच्यासाठी काही वेगळ्या पद्धतीचे क्लेम्स असतील, ते राईट्स तुम्ही इथे ऍज अन अनपेड सेलर म्हणून यूज करू शकता. ओके. सो नेक्स्ट थिंग, राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर पर्सनली. अभी यहाँ पे आपने पूरा जितना भी स्टडी किया राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर का, वो अगेंस्ट गुड्स था. अभी नाउ वी हैव टू सी द पॉइंट अगेंस्ट बायर. अनपेड सेलर के राइट्स क्या है, बायर के लिए पर्सनली वो कौन से डिसीजन ले सकता है, कौन से राइट्स है उसके हाथ में. So let's see, in addition to the unpaid seller's rights against the goods, he has rights even against the buyer personally. They are as follows. First thing is that suit for price. जितनी प्राइस आपकी बची है, जितना आपने डिलीवर किया है प्रोडक्ट, हाफ पेमेंट किया, हाफ नहीं किया,
तो at that time you have to shoot for price. You have to write that generally the seller can sue for the price of the goods only when the property in the goods has passed to the buyer. अगर बायर के हाथ में उसका पोजीशन है तो ऑब्वियसली बायर पर्सनली बायर के लिए आप कौन से राइट्स यूज करेंगे, तो प्राइस के लिए आप क्लेम कर सकते हैं. ओके, या शूट यानी की फिर्याद, ज्याला आपण म्हणतो फिर्याद करू शकतो, केस दाखल करू शकतो. पास टू द बायर एंड प्राइस इज नॉट पेड एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस आपने रखे हैं उस टर्म्स के हिसाब से अगर पेमेंट नहीं हो रहा है तो ऐसे हालात में हम क्या करेंगे, उसके लिए केस दाखिल कर सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज सूट फॉर डैमेजेस. अभी डैमेजेस के लिए क्या किया जाएगा, अपील किया जाएगा, यानी की त्याच्यावर आपण फिर्याद देऊ शकतो. जसं की द अनपेड सेलर कॅन ब्रिंग एन ऍक्शन फॉर डॅमेजेस where the buyer wrongfully refuses to accept the goods or repudiates the contract. बहुत बार क्या होता है कि जो बायर है, बहुत बार हम ये भी देख सकते हैं कि एज अ सेलर बायर जो भी मार्केट में काम करने वाले पर्सन है तो हर एक की साइकोलॉजी डिफरेंट डिफरेंट है. अभी आप मेरे सामने हो, मैं जिस इंटेंशन से आपको पढ़ा रही हूँ, मेरा जो इंटेंशन है वो ये होता है कि बिजनेस लॉ जो फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट दिया है तो बेसिक नॉलेज तो आपको लॉ का होना जरूरी है. अगर आप मार्केट में ये मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, मैनेजमेंट के अंदर जितने सारे मतलब कि एक्टिविटीज किए जाते हैं या बिजनेस रिलेटेड भी इसमें नॉलेज है, तो बिजनेस ओरिएंटेड या मैनेजमेंट ओरिएंटेड कोई भी चीज आप एक्ट कर लेते हो तो आपको इतना तो नॉलेज होना चाहिए कि आपके डिसीजंस किस तरह से लेने हैं, या आपके हाथ में कौन से राइट्स है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी, आपका रोल क्या होगा. तो ये पूरा आपको लॉ बताता है, तो जिसकी वजह से हमारा परफॉर्मेंस बेटर आता है. ये मेरा इंटेंशन है. लेकिन सामने वाली पार्टी यानी आप जो स्टूडेंट्स है मेरे, उनका इंटेंशन क्या है. बहुत बार बहुत लोग साइकोलॉजी इतनी डिफरेंट रहती है कि मैं जब पढ़ा रही हूँ तो ये स्क्रीन पे कुछ ना कुछ इधर उधर कर देते, ड्रॉ कर लेते, लाइंस को ड्रॉ करते. ये सही मायने में सही नहीं है, लेकिन आपके लिए वो गलत भी नहीं लगता, आपकी साइकोलॉजी के लिए ये गलत नहीं लगता. क्यों? क्योंकि आप उस तरह की सोच रखते, उस तरह का थॉट थिंकिंग आपका है, तो आपको नहीं लगता कि ये सामने वाली पार्टी को डिस्टरबेंस हो रहा है. स्क्रीन पे हम कुछ भी लिख रहे हैं या गलत कमेंट भी कर लेते हैं हम कभी कभी चैट बॉक्स के अंदर, समझ में आ रहा है फिर भी हम नहीं समझ रहा है बोलते. कभी कभी हम लोग अटेंडेंस की वजह से बताते हैं कि हमें आवाज नहीं सुनाई दे रही. तो आपका इंटेंशन सही होना बहुत जरूरी है. अभी यहाँ पे जो बायर है wrongfully refuses to accept the goods. आपने कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त तो सब एग्री किया था, एग्रीमेंट देखा ना हमने, एग्रीमेंट का जो फॉर्मूला है वो भी स्टडी किया है. ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट, ये हमने स्टडी किया ना. आपने ऑफर दी, उसने एक्सेप्ट कर ली, और बाद में आप क्या कर रहे हो कि रेफ्यूज यानी इनकार कर रहे हो एक्सेप्ट करने के लिए गुड्स को. तो ऐसे हालात में भी आप अपना जो भी नुकसान हो रहा है, अनपेड सेलर है आप, आपके राइट्स हम स्टडी कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं उसके लिए आपण केस टाकू शकतो, त्याच्यावर फिर्याद देऊ शकतो. ओके, सो दॅट इज द सूट फॉर डॅमेजेस. सूट फॉर इंटरेस्ट. नाव इंटरेस्ट म्हणजे काय असतं, तुम्ही शिकलात अगदी 12वी पर्यंत तरी तुमचं झालेलं आहे. जे काही त्या व्याज दर आहे आपण त्याच्यावर जे काही इंटरेस्ट लावतो, बरोबर ना. तुमचं जे काही लॉस झाला आहे, तुमचं आतापर्यंत जे डॅमेजेस झाले त्यासाठी इंटरेस्ट रेट, बरोबर की नाही, त्यासाठी पण केस केली जाऊ शकते, फिर्याद दिली जाऊ शकते. इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द बायर, जैसे मैंने पहले ही बताया ना कि wrongfully वो एक्सेप्टेंस, इट रेफ्यूजेस टू एक्सेप्ट दैट गुड्स. बायर क्या कर रहा है कि wrongfully यानी कि गलत तरीके से वो इनकार कर रहा है कि मुझे ये गुड्स नहीं चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ. तो बायर जो कि इस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, द unpaid seller may claim for interest from the date of tender of the goods or from the date the price becomes payable along with the suit for price. जब आपने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, टेंडर बनाया, तो उसकी डेट क्या थी जब आप
बायर जो है आपका वो तो एग्री हो चुका था, उस डेट से लेकर पेमेंट की डेट तक जो प्राइस आपको क्या करनी थी, पेड करनी थी, जो भी टाइम पीरियड इन बिटवीन दैट टाइम पीरियड आपको क्या करना है, उसके लिए इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट प्राइस जो है आपकी, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, शूट कर सकते हैं, शूट फॉर इंटरेस्ट। इज दैट क्लियर ना? मतलब कि कितने दिन का नुकसान हुआ, ए पार्टी ने बी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, टेंडर बनाया, तो ऐसे हालात में टेंडर के अंदर एग्रीमेंट्स रहते, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्रीमेंट्स का होना जरूरी है। एग्रीमेंट्स के दौरान जिस तरह से आपने एग्री किया था उस डेट को लेकर, जो डेट पेमेंट की रखी है आपने, इन फ्यूचर की भी डेट हो सकती है ना, हम लोग आगे देखने वाले, प्रॉमिसरी नोट किस तरह से लिखे जाते हैं, चेक किस तरह से दिया जाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, तो वो सेकेंड यूनिट में हम देखने वाले। तो इस तरह से फ्यूचर का जो भी हमने प्रॉमिस किया था कि 2 मंथ के बाद आपको पेमेंट किया जाएगा, 3 मंथ, और आफ्टर 3 मंथ अगर बी पार्टी क्या करती है, इनकार करती है या कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देती है, तो टेंडर की डेट लेके उस डेट, लास्ट डेट तक, मतलब जितना टाइम पीरियड बीच में गया उसके ऊपर आप इंटरेस्ट रेट लगा सकते हो, जितना नुकसान हुआ है उसके ऊपर। समझ में आ रहा है ना? ओके, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट जो यूनिट है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। ओके ना? तो अभी हम लोग जस्ट स्टार्ट करेंगे सेकेंड यूनिट को। सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देना चाहती हूँ कि जैसे मैंने आपको थोड़े बहुत 5-6 पेजेस सेंड किए थे जो आपको नोट्स के लिए मैंने दिए थे। अभी भी मैं से जो रिमेनिंग पार्ट है फर्स्ट यूनिट का, उसके नोट्स सेंड करने वाली हूँ। उसके साथ मैं आपको पॉसिबल है तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो भी सेंड करूंगी। तो बिफोर दिवाली, दिवाली वैकेशन, आपको क्या करना है, वो नोट्स कंप्लीट करने हैं। और जब भी नोट्स कंप्लीट होंगे उसके बाद व्हाट्सएप पे वो डालना जरूरी है। अगर आप ऐसे नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए ये मतलब कि अटेंडेंस जिस तरह से इम्पोर्टेंस रखता है उसी तरह से आपका रेगुलर परफॉर्मेंस, रेगुलर वर्क जो है वो भी कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। सो यहाँ पे आपको हम लोग रुक सकते हैं क्योंकि ये फर्स्ट यूनिट यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। सेकेंड यूनिट के लिए मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको लूंगी क्योंकि अभी मिक्स हो जाएगा ये फर्स्ट और सेकेंड, तो यहाँ पे हम लोग रुकते हैं। थैंक यू सो मच। कोई भी अगर दिक्कत है तो आप फ्रैंकली बता सकते हो। ओके।